हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 16वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 16वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए 16वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 16वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है निम्न में से। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उस वस्तु के द्रव्यमान पर है। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा बल विद्युत आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि कौन सा बल विद्युत आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो स्थैतिक वैद्युत बल है ये विद्युत आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करता है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन गैस का, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन गैस का, ऑप्शन सी है आर्गन गैस का और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन गैस का। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बिजली के बल्ब में आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। इसी के साथ में देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि हवाई जहाज के टायरों में किस गैस का उपयोग किया जाता है। या फिर इसी प्रश्न को घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है। तो मेरे भाई याद रखना, हवाई जहाज के टायरों में भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरी जाती है, तो मेरे भाई जो नाइट्रोजन गैस होती है ये क्या होती है, हल्की गैस होती है, इसलिए हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये
21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि आपको 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा मात्र 51 रुपये के अंदर है। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन है आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए आप जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और इसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का फ्री पीडीएफ सेट आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है पास्कल और ऑप्शन डी है एम्पियर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई है हर्ट्ज। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है कोबाल्ट और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है। और मेरे भाई ये पांचवा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप चाहे तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, किस विटामिन की कमी से रात में दिखने की क्षमता कम हो जाती है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विटामिन ए की कमी से रात में दिखने की क्षमता कम हो जाती है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए इसी के साथ में यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मेरे भाई याद रखना विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है वो है रतौंधी। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? ऑप्शन ए आमाशय से, ऑप्शन बी है छोटी आंत से, ऑप्शन सी है मुगुआ से और ऑप्शन डी है ग्रहणी से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया मुख गुहा से शुरू होती है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है? ऑप्शन ए प्रोटॉन की संख्या से, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन की संख्या से, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन की संख्या से और ऑप्शन डी है आयनों की संख्या से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि परमाणु की संख्या किससे निर्धारित होती है? तो मेरे भाई ये होती है निर्धारित प्रोटॉन की संख्या से। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछा जाता है कि पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। और मेरे भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चाहे तो आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा एसिड जिम्मेदार होता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि दूध को दही में बदलने के लिए जिम्मेदार एसिड होता है लैक्टिक एसिड। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और इसी के साथ में देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो मेरे भाई याद रखना, चींटी के डंक में पाया जाने वाला एसिड है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। तो मेरे भाई 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहां पर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है कि बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। तो मेरे भाई याद रखना, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए हॉकी से, ऑप्शन बी है फुटबॉल से, ऑप्शन सी है क्रिकेट से और ऑप्शन डी है बैडमिंटन से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गोल्डन बूट पुरस्कार फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहां पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन है आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बैडमिंटन में कुल कितने अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजेता होता है। ऑप्शन ए है 11 अंक, ऑप्शन बी है 15 अंक, ऑप्शन सी है 21 अंक और ऑप्शन डी है 25 अंक। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बैडमिंटन में कुल 21 अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजेता होता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी से, ऑप्शन बी है क्रिकेट से, ऑप्शन सी है कबड्डी से और ऑप्शन डी है फुटबॉल से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, टेबल टेनिस में कुल कितने अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजेता होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि टेबल टेनिस में कुल 11 अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजेता होता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू ने और ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तकें किसने लिखी थी। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न को आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है दीनबंधु मित्र, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है अरविंद घोष। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नील दर्पण नाटक के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कथक नृत्य शैली का मुख्य रूप से किस राज्य से संबंध है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य से, ऑप्शन बी है असम राज्य से, ऑप्शन सी है ओडिशा राज्य से और ऑप्शन डी है तमिलनाडु राज्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कथक नृत्य शैली का मुख्य रूप से संबंध है किस राज्य से? उत्तर प्रदेश राज्य से। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स के साथ में कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के भी हमने शामिल किए हैं। इस तरह से हमने ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट आपको 51 रुपए के अंदर दिया जाएगा। और इसी के साथ में आप सभी के लिए जब तक आपका ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो जाता
तब तक आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लासेज मिलती रहेंगी। और इसी के साथ में इन सभी क्लासों का फ्री PDF सेट भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। तो आप जल्दी से एक काम कीजिए, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस PDF सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मशहूर चित्रकार राज रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन ए है केरल राज्य से, ऑप्शन बी है तमिलनाडु राज्य से, ऑप्शन सी है कर्नाटक राज्य से और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल राज्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मशहूर चित्रकार राज रवि वर्मा केरल राज्य से संबंधित थे। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मीनाकारी कला मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मीनाकारी कला मुख्य रूप से राजस्थान राज्य से संबंधित है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से भील जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए है गरबा नृत्य, ऑप्शन बी है घूमर नृत्य, ऑप्शन सी है गैर नृत्य और ऑप्शन डी है बिहू नृत्य। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भील जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गैर नृत्य। तो 21वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको सच में पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 21 क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 21 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 21 में से लगभग 17+ क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ शाम को 6 बजे। ठीक है।